गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल एग्ज़ाम, बीडीओ एग्ज़ाम, आरओ, एआरओ, यूपी टेट, सी टेट सभी ऐसे एग्ज़ाम्स जिनमें सामान्य अध्ययन का पोर्शन पूछा जाता है, तो उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत का पार्ट 3 आप सब लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोज़ पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं, तो जिन साथियों ने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट जो अध्ययन सामग्री ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के वीडियो की इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल को डिस्कस करते हैं। और सभी साथी यदि इसी वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जा कर के डीएस सर जी सर्च करें और उस चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से पीडीएफ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो की शुरुआत होएगी मौर्य वंश से। तो मौर्य वंश के स्थापना आप सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। तो मौर्य वंश में सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्ट यह है कि मौर्य राजवंश 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था। अर्थात भारत में जो मौर्य राजवंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में हुई थी और इसका शासन जो है 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला पॉइंट, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करने वाला जो ग्रंथ है वो मुद्रा राक्षस है, जिसके लेखक जो हैं विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल यानी नीच या हीन और कुलहीन कहा गया है। धुंडराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। मुद्रा राक्षस पर टीका या भाष्य किसने लिखी है? तो धुंडराज ने लिखी है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जो विलियम जोन्स हैं इन्होंने सैंड्रो कोट्स को कहा था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रो कोट्स शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट है, एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। तो विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स बताया चंद्रगुप्त मौर्य को और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णन किया। साथियों इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे जाएं और डीएस सर जी वहाँ पे सर्च करके और ज्वाइन कर लें और ये पीडीएफ आपको वहाँ पे इस वीडियो के बाद में मिल जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियां देखेंगे। तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अमित्रघात मतलब शत्रुनाशक भी कहा जाता था। अशोक को देवनाम पी या प्रियदर्शी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को कृतांत परशु के नाम से जाना जाता था और इसी को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज कहा जाता था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि थी। हर्षवर्धन, इसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जाना जाता था। कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। आगे देखते हैं। जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो जस्टिन ने किया है और चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है और अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण है। कितने अभिकरण है? तो 15। अर्थशास्त्र देखने में लगता है कि धन से संबंधित होगा, लेकिन नहीं, ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ है।
अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है उसमें मिलता है, और उनके 7 अंग जो हैं वो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र है। अगला पॉइंट है, बिहार में पटना, जिसे कि पाटलिपुत्र कहा जाता था, के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए। तो मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पटना, यानी जिसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, उसके समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार स्थानों की खुदाई करने पर ये प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानियां। तो हर्यक वंश, इसका संस्थापक बिंबिसार था और इसकी राजधानी राजगृह थी। मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश, इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश, इसका संस्थापक सिमुक था, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश, संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश, इसके संस्थापक पुष्यभूत वर्धन थे और इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी, और हर्षवर्धन जो है इसी वंश का शासक था। अगला है गहड़वाल वंश, इसका संस्थापक चंद्रदेव था और इसकी राजधानी कन्नौज थी। पल्लव वंश, इसका संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी जो थी कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंत दुर्ग था और मान्यखेत या मान्यखेट इसकी राजधानी थी। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी, इसकी पुष्टि कौन करता है? तो जैन और तमिल साक्ष्य जो है वो इसकी पुष्टि करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। अगला है पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। जो सिकंदर था वो विश्व विजय के सपना लेकर के भारत तक पहुंच गया था, लेकिन पूरे भारत पर वो विजय नहीं कर पाया था, और अंत में जब वो वापस जा रहा था तो भारत में उसने जितने क्षेत्र को विजित किया था तो अपने सेनापतियों में बांटकर वो वापस चला गया था। उसी में से एक सेल्यूकस का क्षेत्र था जो पश्चिमी भारत में पड़ता था, उसी से उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा करके अपने राज्य में मिला लिया था, और कहा जाता है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। अगला पॉइंट है, 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्य अभिषेक हुआ। अशोक मौर्य वंश का एक प्रतापी और धर्मप्रिय शासक था। अगला, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम पियदस कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन कहा गया है। आगे, दशरथ भी अशोक की तरह देवनामपी की उपाधि धारण करता था। अशोक के बाद जो है उसका पौत्र हुआ जिसका नाम दशरथ था, उसने भी देवनामपी की उपाधि धारण की थी। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। किस अधिकारी का उल्लेख मिलता है? रज्जुक। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अगला पॉइंट है, मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। तो व्यापार करने के लिए जो व्यापारियों के काफिले चलते थे तो मौर्य काल में उसे सार्थवाह कहा जाता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन
लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है? इतिहासकार कौन था? विंसेंट आर्थर स्मिथ। पुस्तक क्या है उसकी? इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक। और उसने उसमें वर्णन क्या किया है कि जो बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था उपगुप्त, जिससे ही अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो उसके साथ उन्होंने किन किन स्थानों की यात्रा की थी, उस स्थानों का क्रम वाइज विवरण दिया है उसने। किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में। तो सबसे पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोधगया, उसके बाद सारनाथ, फिर कुशीनगर, उसके बाद में श्रावस्ती की यात्रा की थी। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख जो अशोक के हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। और अशोक ने अपने अभिलेख जो हैं खरोष्टी, ब्राह्मी, अरायमी की और कई लिपियों में लिपिबद्ध करवाए थे। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। अब तक जितने अशोक के शिलालेखों या अभिलेखों की खोज की गई है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। शिलालेख मतलब पत्थर पे उत्कीर्ण किए गए लेख, स्तंभ लेख मतलब खंभे जैसी आकृतियां निर्माण करवा के उन पे उकेरे गए लेख, और गुहा लेख मतलब गुफाओं में लिखे गए लेख। अब अशोक के प्रमुख शिलालेख देख लेते हैं। तो अशोक का प्रथम शिलालेख, इसमें पशु बल की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में कहा गया है। तीसरा शिलालेख अधिकारियों व का 5वें वर्ष दौरा बताया है। और 5वां शिलालेख जो है वो धर्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या करता है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। तो कुल शिलालेख कितने? 14 हैं। ये विभिन्न लेखों का एक समूह जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए। वो कौन कौन से स्थान हैं उनको देख लेते हैं। अब अगला है प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक। तो न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम है। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल है, कपिल मुनि कहा जाता है इन्हें। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी है। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि है। और वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद है। तो यहाँ से सभी एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन करके रख लें। अगला है पॉइंट, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तो अशोक के कौन से 2 शिलालेख अभिलेख ऐसे हैं जो ब्राह्मी में न होकर के खरोष्ठी में है? तो शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा। अगला पॉइंट है, तक्षशिला से आरमेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा का अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आरमेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल है। तो जेम्स प्रिंसेप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। किस तरीके से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी में इस बार के एग्जाम में। अगला पॉइंट है आपका, अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया था तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अगला पॉइंट, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट है, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वां शिलालेख जिसे कह सकते हैं में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं। अगला,
अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र यो केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है। तो चोल, पांड्य और श्रीलंका की सूचना अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख से मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, मौर्य शासक अशोक ने 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें आंतियोक जिसे एंटियोकस द्वितीय थियोस कहा जाता था जो सीरिया का शासक था। दूसरा तुर्मय या तुर्माय जिसे टालमी द्वितीय या फिलाडेल्फस कहा जाता था जिसे जो मिस्र का राजा था। तीसरा था अंतिकिनी जिसे एंटीगोनस गोनातास कहा जाता था जो मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। आगे मग शायरीन का शासक था और अलिक सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। अगला पॉइंट है, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि मेगस्थनीज को ही भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है, मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था जो इस प्रकार है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है, अर्थात मेगस्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं, यानी अशोक ने अपने अभिलेखों में मौर्य समाज को 5 प्रांतों में बांट करके वर्णन किया है। तो उनको देख लेते हैं और उनकी राजधानी। इससे एक एग्जाम अभी आपका हुआ था, उसी में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंतिरट्ट की उज्जैनी, कलिंग की तोसल, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की। तो ये 5 प्रांत थे और ये उनकी राजधानियां थी। अगला देखते हैं, भाग एवं बल प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। तो पूछ लिया जाता है बल क्या था? तो बल एक प्रकार का कर था जो राज्य का आय का स्रोत था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था। तो राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक होता था। तो अंतपाल का कार्य क्या था? वो सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करना। अगला पॉइंट, मौर्य गौण अधिकारी पौतवा अध्यक्ष तौल माप का प्रभारी था। किसका प्रभारी था? तौल माप का प्रभारी था। कौन? पौतवा अध्यक्ष। पड़या अध्यक्ष वाणिज्य विभाग यानी व्यापार विभाग तथा सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। तो पड़या अध्यक्ष पूछा जाता है तो वाणिज्य विभाग या व्यापार विभाग के संबंधित अधिकारी था। अगला है, मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुरमुख्य था। क्या था? नागरिक या पुरमुख्य था। आगे देख लेते हैं, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेटीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेटीज का संस्कृत रूप अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। तो शुंग राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुख यानी जिसे सिंधुक कहा जाता द्वारा मार दिया गया था। तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। उसकी हत्या किसने करी थी? सिमुक ने करी थी। फिर सिमुक जो है वही आगे एक नए वंश की स्थापना करता है। अगला पॉइंट है, गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। तो सुदर्शन झील खुदवाई किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसे नहरें किसने निकलवाई? तो अशोक ने। अगला पॉइंट है,
शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण का और अशोक के द्वारा नहरें निकाले जाने का जो साक्ष्य है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। आगे देखते हैं गुप्तोत्तर काल के मंदिर एवं निर्माणकर्ता। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण अनंतवर्मन चोडगंग ने किया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने किया था इसका निर्माण। कंदरिया महादेव का मंदिर धंगदेव चंदेल ने इसका निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर एलोरा का कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। जबकि तट मंदिर मामल्लपुरम का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। कैलाश मंदिर कांची का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। और बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। मुक्तेश्वर मंदिर कांची का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। जबकि महाबलीपुर के एकास्मक रथ का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और ऐसी ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में अगला इम्पॉर्टेंट मटेरियल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।